Good morning, students. I hope you all have gone through the exercise, the questions from the exercise. We have already solved till chapter number 2. Today we are going to start the third chapter of your syllabus, that is atoms and molecules. ये चैप्टर में एक्चुअली हम पहले जो दो चैप्टर पढ़े हैं वहाँ पर मैटर के बारे में बताया गया है. मैटर को डिटेल्स में हम जाने हैं, मतलब मैटर में मिक्सचर क्या होता है, what is matter. The first chapter was all about matter. Then it was how many types of matter we have, mixture, elements, compounds और physical and chemical changes. वो सारा ही था mainly about what we can see with our naked eyes, खाली आँख जो हम देख सकते हैं ऐसे ही. अभी जो चैप्टर है एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स और द नेक्स्ट चैप्टर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये दोनों ही हैं मैटर के अंदर में क्या है उसके बारे में. मतलब जो सारा चीज़ हम आँख से ऐसे खुले आँख से नहीं देख सकते हैं. विथ नेकेड आइज वॉट एवर इज इनविजिबल विल बी डेल्ट इन दिस टू चैप्टर्स. ओके, तो एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हम पहले जब एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे तो हमें कुछ साइंटिस्ट्स का दिया हुआ लॉज जानना पड़ेगा. मतलब अचानक से कहाँ से ये एटॉम और मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट आया वो हमें जानना पड़ेगा. हम सबको ऐसे तो पता है, इतना बेसिक नॉलेज तो सबके पास है कि सारे मैटर के अंदर में एटॉम्स रहता है जो कि बहुत ही छोटा, बहुत टाइनी पार्टिकल्स है, बहुत स्मॉल. और मॉलिक्यूल्स भी एटॉम से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए. तो इस चैप्टर में हम उसको डिटेल्स में जानेंगे. उससे पहले कि ये एटॉम और मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट लाने का ज़रूरत क्या था. The need was actually some laws of chemical combination. कुछ साइंटिस्ट का दिया हुआ कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन लॉज है जिससे धीरे धीरे करके एटॉमिक थियोरी डेवलप हुआ, विच वाज डेवलप्ड बाय जॉन डाल्टन. और उसके बाद हम एटॉम्स के बारे में जाने हैं. द फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दैट वी शुड नो इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये लॉ सभी को पता है. मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. ये सबको ऐसे पता है कि कैसे भी ऑन अर्थ हम मास को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं या मास को क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं. तो केमिकल रिएक्शन में देखो, जैसे कि मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बता रही हूँ. C+O2 गिव्स अस CO2. यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बताता है कि जितना मास ऑफ कार्बन हम लेंगे, जितना मास ऑफ ऑक्सीजन हम लेंगे, दोनों को सम अप करने से, जोड़ने से जितना अमाउंट मिल रहा है, रिएक्शन के बाद उतना ही अमाउंट का कार्बन डाइऑक्साइड मिलना चाहिए. ऐसा नहीं होगा कि अगर हम 10 ग्राम लेके स्टार्ट किए थे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला 5 ग्राम और बाकी के कुछ भी नहीं मिला. यू कैनॉट से दैट. ओके, मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बताता है. एक मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ. जब हम पेपर को बर्न करते हैं इन द एयर, पेपर को जब हम बर्न करते हैं फायर से, तो हमें क्या मिलता है? एशेज मिलता है. तो ऐसे लग सकता है कि पेपर का जितना वेट था आफ्टर बर्निंग द अमाउंट ऑफ एशेज प्रोड्यूस्ड आर नॉट ऑफ द सेम क्वांटिटी. एशेज का ऐसे भी वेट बहुत कम होता है और पेपर को बर्न करने के बाद जितना ऐश मिलता है उसका क्वांटिटी भी बहुत कम होता है. तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ ही सकता है. तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वायोलेटेड हुआ, ओबे नहीं हुआ. लेकिन ये ठीक नहीं है. क्यों? क्योंकि एशेज के साथ साथ गैसेस निकलता है. वी ऑल कैन सी सम अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, सम अमाउंट ऑफ गैसेस आर प्रोड्यूस. तो अगर वो गैस जो निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका मास को अगर हम ऐश का मास के साथ जोड़ेंगे तब जाके हमें टोटल पेपर का मास जरूर मिलने वाला है. अंडरस्टूड? तो एक्चुअली मास को हम कैसे भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसमें बोला जाता है कि इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शंस बाय मास. इसका मतलब है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस हम ले लेते हैं, उसमें जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो सारे एलिमेंट एक पर्टिकुलर डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास में प्रेजेंट रहेगा. इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दिखा रही हूँ. वाटर का फॉर्मूला है H2O.
इसमें अगर हम हाइड्रोजन का मास, मैं भी मास नहीं बता रही हूँ, हम इसी चैप्टर में एटॉम का मास कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। उसके बाद ये वाला लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और भी ज़्यादा क्लियर होगा। मैं फ़िलहाल इतना ही बता रही हूँ। मान लो कि हम मास जो ले रहे हैं, यहाँ पर देखो इसका मास से दे आर हैविंग, अगर x/y हम लेते हैं, मतलब x मास का हम हाइड्रोजन लिए, y मास का हम ऑक्सीजन लिए, तो दैट हैज़ टू बी अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ये दोनों में जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है, ये मास का एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होना है। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको हम कैसे इसको प्रूव करेंगे? मान लो कि कहीं से भी वाटर ले लो, जो इसका लॉ, मतलब एक्चुअली फिक्स रेशियो जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, दोनों एलिमेंट का, वो कहीं का भी वाटर लेके चेक करो, सभी के पास सेम डेफिनेट वही प्रोपोर्शन रहेगा। नाउ आफ्टर दिस टू लॉज वी विल गेट टू नो अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। देखो, जब ये दो लॉ प्रपोज हुआ था, जब ये दो लॉ साइंटिस्ट ने बताए थे, उसके बाद प्रॉब्लम यही हुआ कि ये सबके पीछे रीज़न ढूंढना था। क्यों ऐसा होता है कि मास क्रिएट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ये एक बात है। फिर क्यों ऐसा होता है कि जब भी रिएक्शन हो रहा है तब भी एलिमेंट्स एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही क्यों नया कंपाउंड बना रहा है, ये सब सोचने के लिए फिर साइंटिस्ट को रिसर्च करना पड़ा। एंड द फर्स्ट साइंटिस्ट हु वाज जॉन डाल्टन, हु फर्स्ट केम टू अ कंक्लूजन, एक कंक्लूजन में पहुँचे कि सारे एलिमेंट्स सबसे एक बहुत ही छोटा सा कुछ चीज़ों से बनाया हुआ होगा, जिसका नाम उन्होंने दिए थे एटॉम, क्योंकि ग्रीक वर्ड में एटॉम का मतलब होता है वेरी स्मॉल पार्टिकल। सो ही हैज़ नेम्ड इट एज एटॉम। ये एटॉम है क्या? ये एक बहुत ही छोटा सा टाइनी पार्टिकल्स है जो हर एक एलिमेंट में प्रेजेंट रहेगा और वो सबसे छोटा पार्ट होगा। जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए मान लो कि वी नीड ब्रिक्स, राइट? ब्रिक्स चाहिए एक बिल्डिंग बनाने के लिए, जिससे दीवार बनता है, वॉल बनता है, फिर वॉल से घर बनता है और धीरे धीरे रूम्स बनता है, फिर वो बिल्डिंग बनता है। तो वैसा ही अगर हम एलिमेंट्स को बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले जो ब्लॉक चाहिए दैट इज एटॉम। एंड व्हाट ही डिड इज, उन्होंने ये बताने के बाद एटॉम के बारे में कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ बताए कि एटॉम में क्या क्या होना चाहिए या कैसे एलिमेंट में कौन सा टाइप का एटॉम्स रहना चाहिए, जिसको बाद में एटॉमिक थियरी नाम से पब्लिश किया गया था। इट इज़ नोन एज डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एटॉमिक थियरी का ये जो 6 पॉइंट्स हैं, ये 6 पॉइंट्स डायरेक्टली क्वेश्चन में आ सकता है कि राइट डाउन डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। तो ये 6 पॉइंट्स हमें हमेशा मेंशन करना है, और ऐसे भी एटॉम के बारे में जब हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे तब ये 6 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें याद रखें। तो वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग दिस एटॉमिक थियरी नाउ। एटॉमिक थियरी का सबसे फर्स्ट पॉइंट है एटॉम के बारे में, जहाँ पर उन्होंने बताए थे कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटॉम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सारे मैटर एटॉम से बना हुआ है, और ये एटॉम क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में ये एटॉम पार्टिसिपेट करता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। इसको जब कॉपी में कॉपी करोगे तब भी इसको अंडरलाइन करके ही रखना, ओके। एटॉम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शंस। एटॉम इंडिविजिबल है, इंडिविजिबल मतलब इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटॉम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटॉम्स को हम छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। ये वाला जो पॉइंट है ये बाद में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ था, बाद में देखा गया है, हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि इससे मॉडिफाई हुआ है कि एटॉम्स को हम छोटा छोटा पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब जॉन डाल्टन ने इसको प्रपोज किए थे उनके टाइम में ये इंडिविजिबल, इसको तोड़ा नहीं गया था। एंड इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये तो पहले ही हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसमें एप्लीकेबल है। नेक्स्ट पॉइंट, एटॉम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें देखो
कोई भी एक एलिमेंट जब हम ले लेते हैं, मान लो कॉपर ले लेते हैं, कॉपर के अंदर जितना सारा एटॉम्स रहेगा वो सबका केमिकल प्रॉपर्टीज और मास सेम रहेगा। हालांकि जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ले लेते हैं, मान लो एक कॉपर लिए और एक गोल्ड लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हो गया, दोनों में सारे प्रॉपर्टीज और मास डिफरेंट रहेगा। गोल्ड का प्रॉपर्टीज और कॉपर का प्रॉपर्टीज मैच नहीं करेगा और मास भी गोल्ड का अलग होगा और कॉपर का अलग होगा, राइट। नंबर 5, एटॉम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। ये देखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है उससे मैच करता है। एटॉम्स जब कंबाइन कर रहा है एक रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर में कंबाइन कर रहा है, इसीलिए उसका मास का एक डेफिनेट प्रोपोर्शंस रहता है, राइट। एंड द लास्ट वन, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटॉम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जैसे मैं बताई थी कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जो बताया गया है, वाटर का अगर हम कंपाउंड का फॉर्मूला देख रहे हैं तो कहीं से भी वाटर ले लो, उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है और उसका जो रिलेटिव अमाउंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब वाटर में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेगा। अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन ले लेंगे तो वाटर नहीं बनेगा, दूसरा कोई कंपाउंड बनने वाला है। सो द रिलेटिव काइंड्स ऑफ atoms and number of atoms, they are constant in a given compound. These are the 6 points of atomic theory which are very important to understand and important to remember. इसको बहुत अच्छे से याद रखना, अच्छे से पढ़ना, और ये 2 पेज में जो भी लिखा हुआ है ये सारे क्लास वर्क कॉपी में सबको कॉपी करना ही है। ओके, नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट कि एटॉम क्या है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।